गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 30 और 31 तारीख का द हिंदू। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है 30 मई की, यूएस टैरिफ पर जो स्टे लगाया गया है। यूएस टैरिफ पर स्टे क्या है, इसमें स्टे क्या लगाया गया, क्यों लगाया गया, किस कारण से लगाया गया और किसने लगाया। तो मामला क्या है आपको पहले से पता होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने क्या किया, शपथ लेने के बाद इनके यहाँ एक कानून है जिसका नाम है IEEPA। 1977 का ये कानून है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। (1977) ये कानून है। 1977 का कानून था। इसके तहत इन्होंने शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पहले तो इन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी घोषित की अपने यहाँ, फिर इसके तहत जो शक्तियाँ थी उनका प्रयोग किया और शक्तियों का प्रयोग करके विश्व के देशों पर टैरिफ लगा दिया। विश्व के जो सभी देश, लगभग सभी देश पर टैरिफ लगा दिया, यह कहते हुए कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत खतरा हुआ है। ठीक। तो अब इसी चीज को चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में वहां की, कि क्या ये कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट 1977 अमेरिका के राष्ट्रपति को इतनी शक्ति देता है कि वह विश्व के सभी देशों पर लगा सके, को इतनी शक्ति देता है कि वह विश्व के लगभग सभी देशों पर टैरिफ लगा सके, वो भी हाई टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या है? जो वस्तुएं अमेरिका में आ रही हैं उन पर शुल्क, टैक्स, ठीक है, वो लगा सके। तो इसी को वहाँ के जो कोर्ट है वहाँ पर चैलेंज किया गया था। कोर्ट में चैलेंज किया था किसने? वहाँ के कुछ स्टेट्स थे और कुछ प्राइवेट पार्टीज थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, फाइनल आदेश में, कि नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति को इतनी बड़ी शक्तियाँ इसमें प्राप्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई परिस्थितियाँ अभी है नहीं। तो इनका जो आदेश था ट्रंप का, वह भी खत्म हो गया। मतलब ट्रंप का जो टैरिफ था वो भी खत्म हो गया। 10 दिन का समय दिया था। हालांकि इस आदेश को स्टे करवा लिया है अगली जो अपीलेट कोर्ट थी वहाँ से, तो अभी ट्रंप का टैरिफ जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल एक कोर्ट ने ये तो कही दिया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस कानून के तहत इतनी अधिक शक्तियाँ नहीं हैं कि वह विश्व के सभी देशों पर इतनी हाई परसेंटेज की ड्यूटी या टैरिफ लगाएं, क्योंकि इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी तो नुकसान होता है। तो ये आपको समझने के लिए था, तो याद रखेंगे, सिर्फ इवेंट याद रखिए और उसका क्रक्स याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तियानवेन-2, TIANWEN, तियानवेन-2।
ये क्या है? तियानवेन-2 एक स्पेस क्राफ्ट है ठीक, स्पेस क्राफ्ट है। किसका स्पेस क्राफ्ट है? तो चीन का है, चीन ने बनाया है। स्पेस क्राफ्ट है तो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। काम क्या होगा इसका? फंक्शन क्या है? यह अंतरिक्ष में जाएगा और एक धूमकेतु ने एस्टेरॉयड से, कहाँ से? एस्टेरॉयड से, एस्टेरॉयड को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। कार्य है एक क्षुद्र ग्रह से नमूना वापस लाना। नमूने का मतलब आप लोग कुछ और मत समझिए, ठीक है? क्षुद्र ग्रह से सैंपल वापस लाना। कहाँ वापस लाएंगे? पृथ्वी पर। सैंपल किस चीज़ का? सैंपल होगा, एस्टेरॉयड क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है, तो वहाँ पर जो चट्टानें हैं या मिट्टी है, इसी के नमूने इसको भर कर एक डब्बे में वो लाना है कि नमूने, इनको भर कर हमारे यहाँ धरती पर वापस लाएगा। कौन? ये तियानवेन स्पेस क्राफ्ट, ठीक। अब इस क्षुद्र ग्रह का जो नाम है वो क्या है? जहाँ पर जा रहे हैं उसका क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? नाम बहुत ही बड़ा है, कंफ्यूजिंग नाम है। 2016 HO3, इसको ईयर रखिए याद, 2016 HO3। दूसरा नाम क्या है इसका? 2016 HO3 का, यही याद रखेंगे। दूसरा भी मैं थोड़ी देर में बस आपको मैं अपडेट करता हूँ। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होगा ये है कहाँ पर? ये पृथ्वी के समीप ही स्थित है, पृथ्वी के समीप स्थित है। और इसका नाम जो हम कह रहे थे, नाम है KAMOOALEWA, कैमोलेवा पढ़ सकते हैं इसको, कैमोलेवा इसका नाम है। एस्टेरॉयड जो नियर अर्थ ऑर्बिट में है, पृथ्वी के समीप, मतलब पृथ्वी के समीप की कक्षा में है। तो अब पूरा सीन क्या बनेगा? यह स्पेसक्राफ्ट तियानवेन-2 पृथ्वी से छोड़ा गया है। किसने छोड़ा? चीन ने। और क्या करेगा? एक क्षुद्र ग्रह पर जाएगा, वहाँ से सैंपल प्राप्त करेगा और उस सैंपल को वापस लेकर पृथ्वी पर आएगा। ये पूरा। और जब पृथ्वी पर आएगा तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? हमारे लिए इन द सेंस चीन के लिए, एक देश के लिए क्या ज़रूरी है और हमें क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? तो इसका लाभ क्या होगा हमें? लाभ ये होगा क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो जब सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, क्या हुई थी? सोलर सिस्टम की जब उत्पत्ति हुई थी तभी इनका निर्माण हुआ था। तो यहाँ से जब सैंपल नमूने हमें मिल जाएंगे तो हम सौर सिस्टम को, सोलर सिस्टम के विकास को समझ पाएंगे, विकास और उसका निर्माण कैसे हुआ इसको समझने में मदद मिलेगी। एक बात तो ये। दूसरा, जब हम वहाँ की चट्टानों के नमूने आएंगे तो हम जान पाएंगे कि वहाँ की चट्टानों में कौन से खनिज, कौन से मेटल्स या कौन से तत्व, कौन से मेटल्स, धातुएं हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, प्लस क्या वहाँ पर जल की उपस्थिति है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार से जो हमारा कॉस्मॉस है,
हमारा जो ब्रह्मांड है उसके बारे में कुछ और जानकारी हमें प्राप्त हो पाएंगी। तो ये इसका लाभ होगा इसको भेजने का तियानवेन 2 को। तो ये तो इसके बारे में हो गया। दूसरी बात यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये लाएगा सैंपल को वापस। ठीक है, क्या इससे पहले ऐसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है इससे पहले? तो हुआ है। किन देशों ने किया है? 2 देशों ने किया है। एक तो है अमेरिका, उसने भेजा था एक अभियान जिसका नाम था ओसिरिस रेक्स, OSIRISREX। ठीक है। दूसरा भेजा था जापान ने, और ये सफल भी रहे। जापान ने जो भेजा था उसका नाम था हायबुसा 1 और 2, 2 थे। तो इन दोनों ने सैंपल वापस मंगवा के टेस्ट भी किए हैं, किसी और एस्टेरॉयड से, इसी एस्टेरॉयड से नहीं, लेकिन सैंपल जो है वहाँ से वापस मंगवा चुके हैं। इन दोनों के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो अब चीन ऐसा करने वाला तीसरा देश होगा अगर ये वापस ले आता है तो ये हो गया इसके पूरे अभियान के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जो समझ लेते हैं, एस्टेरॉयड क्या होते हैं? एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह। देखो, ग्रहों, क्षुद्र ग्रह नाम से स्पष्ट है कि ग्रहों का छोटा रूप क्षुद्र ग्रह। तो एस्टेरॉयड क्या है? छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं, स्मॉल रॉक्स, छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। इनका व्यास कुछ मीटर से लेकर किलोमीटर तक हो सकता है। तो चट्टानों के टुकड़े होते हैं जिनका व्यास कुछ मीटर से कुछ किलोमीटर तक हो सकता है, और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात, आर्बिटिंग द सन, जैसे कि ग्रह चक्कर लगाते हैं। और तीसरी बात, ये मुख्य रूप से एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट में। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो मुख्य रूप से पाई जाती है आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो आप बताइए। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाई जाती है। बेल्ट का मतलब क्या है? बहुत सारे एस्टेरॉयड वहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब ये हो गया आपका मंगल, ये हो गया आपका बृहस्पति। तो इसके बीच में बहुत से बेल्ट हैं, बेल्ट नहीं, एस्टेरॉयड्स हैं। जो मान लीजिए इसको सूर्य मान लीजिए, ये हो गया सूर्य, SUN। तो इसके चारों तरफ ये घूमेंगे, क्योंकि ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। तो इसके बीच में जो पूरा बेल्ट है, इन्हीं को एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो ये हमने एस्टेरॉयड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की। लास्ट पॉइंट इसके बारे में क्या है, ये अवशेष हैं। जब सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था तो ये उनके अवशेष बचे हुए भाग हैं। क्या है? ये अवशेष हैं किसके? सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के, सौर तंत्र के निर्माण के समय बचे हुए हैं भाग एस्टेरॉयड। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मेन स्टोरी है तियानवेन 2 की, जो सैंपल वापस लाएगा। आपको ये क्या नाम है, एस्टेरॉयड का नाम भले ना याद रहे, बट मेन उद्देश्य याद रखना कि पीटी में उतना ही पूछा जाएगा मैचिंग के लिए। और मैचिंग में हो सकता है हायबुसा और ओसाइरिस रेक्स, ये मैचिंग में आ सकता है। जैसे कि अभी यूपीएससी में आया है एग्जाम 4 का, मैच करने के लिए आया था। तो ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जिसका इसी का प्रोजेक्ट था एग्जाम 4, तो ऐसे ही वो भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सांग्रीला डायलॉग।
सांग्रीला डायलॉग। ये कहाँ होता है? ये आयोजन होता है सिंगापुर में। और सिंगापुर में आयोजन करता कौन है, होस्ट कौन करता है? होस्टेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडी द्वारा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडी इसको होस्ट करता है, आयोजन करता है। इसी में हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ को बुलाया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के कौन है? मिस्टर अनिल चौहान। तो हमें यहाँ पर याद जो रखना है वो ये है कि सांग्री डायलॉग क्या होती, कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर से है। और कौन आयोजन करता है? नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की नियुक्ति। एससी दैट इज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की, जजों होता नहीं है, जज होता है, 3 जजों की नियुक्ति। 3 न्यायाधीश लिखेंगे आप लोग, जजों नहीं होता है। जज इंग्लिश शब्द है, तो जज से जजों नहीं होगा, जजेज होता है। ठीक है, मैं ही लिख देता हूँ 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक, तो इनके नाम क्या हैं जो 3 न्यायाधीश हैं? NV अंजारिया, नाम याद रखेंगे, और अगर नाम पूरा नहीं याद रहता है तो लास्ट का पकड़ के याद रखेंगे। अंजारिया साहब का हो गया। दूसरा है विजय बिश्नोई, क्योंकि कभी कभी नाम ही पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, विजय बिश्नोई। और तीसरा है अतुल S चंदूरकर। इन 3 लोगों की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति हुई है। ठीक, इनकी नियुक्ति होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कुल जजों की संख्या हो गई है 34। तो अब वहाँ पर कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है, नो वैकेंसी। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34। अब यहाँ पर क्या हुई है? नियुक्ति। तो नियुक्ति किसने की? मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति किसने की है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति इन्होंने की है, तो इनको शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएगा। पेपर में आपने पढ़ा होगा कि सीजेआई दिलवाएंगे, तो सीजेआई दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के बिहाफ पर दिलवाते हैं उनको। ठीक है, राष्ट्रपति उनको ऑथराइज करते हैं। तो शपथ कभी क्वेश्चन आता है आपको लगाना है, राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, या राष्ट्रपति उनको ऑथराइज करते हैं। आगे इनको अगर इस्तीफा देना है तो किसको इस्तीफा ये लोग देंगे? तो जो नियुक्त कर रहा है उसी को इस्तीफा देना होगा, तो इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति महोदय को। ठीक, अब यहाँ पर एक टर्म आता है पद मुक्ति का। पद मुक्ति कैसे हो सकती है इनकी? एक तो आपने देखा पद मुक्ति का एक तरीका क्या है, एक तो खुद से इस्तीफा ही दे दो, तब भी पद खाली हो जाएगा। दूसरा हो सकता है इनको पद से हटा दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? महाभियोग। महाभियोग शब्द संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए है, तो इनको महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। लेकिन
उसका आधार क्या होगा, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकते हैं। आधार होगा, दो आधार हैं, एक है इनकैपेसिटी दैट इज असमर्थता, और दूसरा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार। इंग्लिश में होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इन दो आधारों पर एक प्रस्ताव लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा ये प्रस्ताव? संसद में ला सकते हैं, संसद में ला सकते हैं, संसद में ही लाया जाएगा। तो संसद में किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा में लाएं चाहे राज्यसभा में, ठीक। लेकिन यह प्रस्ताव दोनों ही सदनों से पारित करवाना होगा, पारित करवाना होगा। कितने बहुमत से? बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत, ठीक है। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? दो शर्तें हैं इसकी। एक तो 2/3 उपस्थित और मतदान उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 प्लस कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसका मतलब ये हुआ 100 सीटें मान लीजिए हैं, तो कुल सदस्य संख्या 100 है, तो बहुमत कितना होगा? 51, 51 सीटें। और 2/3 यहाँ लिखा हुआ है, तो मान लीजिए उस दिन आए 60 लोग, 60 नहीं 90 ले लीजिए, अच्छा से निकाला है, 90 लोग आए जिन्होंने मतदान दिया, तो इसका 2/3 निकालेंगे, कितना आएगा? 60। तो 60 लोग अगर पास कर दें तब ये जो है प्रस्ताव पारित माना जाएगा। अब ये प्रस्ताव हो गया पारित, पारित होके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जब आएगा तब राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा इनको, आदेश द्वारा पद मुक्त कर देगा, ठीक। यहाँ पर एक बात याद रखनी है नोट में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये सारी प्रक्रिया प्रस्ताव लाने से शुरू करके और हटाने तक, राष्ट्रपति के पास तक का, एक ही सत्र में ये पूरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, एक ही सत्र में पूरी प्रक्रिया होगी। ये भी संविधान में लिखा हुआ है। सत्र का मतलब जानते ही ये, संसद के कितने सत्र होते हैं? 3। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका बजट और विंटर सेशन, और बीच में कौन सा होता है? समर। एक तो होगा आपका बजट सत्र, विंटर सेशन, और होता है मानसून सेशन। 3 सेशन होते हैं। तो जिस सेशन में लाया जाएगा उसी सेशन में पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। विशेष बहुमत से लेकर सारा ये प्रक्रिया इनका हो गया। कैसे इनको हटाएंगे? पदावधि क्या होती है? पदावधि होती है 65 ईयर्स, 65 साल तक। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कितना होता है? वो 62 साल का होता है, ठीक। पदावधि ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में क्या होना चाहिए और कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 31 तारीख में हम लोग पहुंचते हैं। उसमें न्यूज़ है जीडीपी ग्रोथ को लेकर के। जीडीपी विकास दर,
कितनी हो गई है? 6.5%। कौन से ईयर का? 2024 और 25 का। ये न्यूज़ है। हम इसमें क्या देखेंगे, हमें यहाँ जीडीपी समझना है बेसिकली, क्योंकि हमें इसके लेना देना नहीं कितना परसेंटेज हुआ है। जो बजट में आता है हमें वही ध्यान रखना होता है बेसिकली, वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीडीपी क्या होता है, क्योंकि जब आपको जीडीपी पता होगा तभी आप समझ पाएंगे क्या है सारा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब होता है कुल। तो ये जीडीपी हो गया। इसके आंकड़े कौन रिलीज करता है, ये किसने पब्लिश किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोग हर बार नोट करेंगे, याद रखेंगे, बार बार लिखने से याद होता है। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? मॉस्पी के अंतर्गत। हिंदी में क्या होगा मंत्रालय का नाम? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। और जीडीपी के लिए बेस ईयर के रूप में क्या यूज करते हैं? बेस ईयर का मतलब आधार वर्ष। तो आधार वर्ष है 2011-12 पूछा जाता है, सो याद रखेंगे। अब हम आते हैं जीडीपी पर। तो जीडीपी क्या होता है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो हुआ जीडीपी आपका। तो जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू, कुल मूल्य। किस चीज का? वस्तुओं का और सेवाओं का। कौन सी? जो एक वर्ष में उत्पादित हुई हो। एक वर्ष में उत्पादित की गई वस्तुएं और सेवाओं का टोटल मूल्य, वही जीडीपी कहलाता है। वस्तुएं आप समझ रहे हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, मोबाइल, कार, ये सारी वस्तुएं हैं। सेवाएं आपको नहीं समझ में आ रही होंगी तो बता देता हूँ। वस्तु और सेवा का समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे वस्तु को पहले समझिए। जैसे आप, ये एक व्यक्ति हैं, एक ये लोग हैं, ठीक है। तो आप किसी के पास गए, आपने कहा भाई 10 रुपये लो, हमको पार्ले बिस्कुट दे दो। तो आपने 10 दिया, आपको पार्ले मिल गया। तो पार्ले बिस्कुट आपको वस्तु है। कार खरीदने गए, आपने 10 लाख रुपए दिए, बदले में आप कार ले आए, ठीक। अब ये सब वस्तु हो गई, वस्तु का व्यापार होगा, हो रहा है। सेवा वाले में क्या होगा? आपको दिखेगा नहीं। जैसे आप स्कूल गए, आपने फीस दे दी, बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको मिला ज्ञान। लेकिन दिख तो नहीं रहा है, कुछ मिला तो नहीं। वैसे ही डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने 100 रुपये ले ली फीस के, आपको दिया कुछ, सलाह दे दी केवल, लेकिन सलाह तो दिखी नहीं। तो जो दिखे नहीं वो क्या होती है? वो सेवा होती है, लेकिन आप भुगतान कर रहे हैं, तो ये होता है सेवा। जैसे आप सरकारी नौकरी करने जाएंगे, बदले में आपको मिलेगी सैलरी, लेकिन आप क्या दे रहे हैं उसको? सरकार को कुछ दिया आपने क्या? कुछ तो नहीं दिया। तो देता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, बस आप जाके वहाँ काम कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ कार आप लेके आए तो कार दिख गई, पैसा दिया, कार मिल गई। तो यहाँ सेवा में क्या होता है? दिखता नहीं है, उसी को बोलते हैं सेवा। तो जीडीपी क्या हुआ? एक वर्ष में जो उत्पादन हुआ, कुल उत्पादन वस्तुओं का और सेवाओं का,
उन्हीं को जोड़ के उनका जो वैल्यू है उसको जोड़ लीजिए, वही कहलाता है GDP। लेकिन जब ये जोड़ेंगे तो अपने देश के भीतर जोड़िए, अपने देश के अंदर, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है, डोमेस्टिक है, घरेलू। घरेलू का मतलब यहाँ घर के अंदर, घर के अंदर से तात्पर्य देश के अंदर, ठीक है। तो देश के अंदर उत्पादित हुई वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य है वही GDP है, ठीक। अब एक आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब नेट को बोलते हैं निवल, निवल घरेलू उत्पाद लिख लेंगे आप लोग, निवल घरेलू उत्पाद। ये कैसे निकालोगे, इसके लिए कुछ नहीं है, GDP में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे। क्या घटाएंगे, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। ये क्या होता है, जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वहाँ पर कोई भी वस्तु आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कार बनाएगी तो उसके लिए कुछ मशीनें लगी होंगी, तो वो मशीनें क्या होती हैं, घिसती हैं, उनकी वैल्यू कम होती है, तो वही घिसावट उसको बोलते हैं, वही माइनस किया जाता है। तो ये हो गया आपका GDP और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है। अभी यही कंसेप्ट रखिए, वस्तुओं और सेवाओं का टोटल ही रहेगा। एक आता है अगला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें भी परिभाषा वही है, कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जोड़ लेना है एक वर्ष में। लेकिन किनका जोड़ना है, ये तो यहाँ पता चला देश के अंदर जोड़ना था इसमें, मतलब GDP में क्या था, देश के भीतर जितना उत्पादन हुआ उसको आपको जोड़ना था। GNP में क्या है, हमारे देशवासियों ने जितना उत्पादन किया है। फुल फॉर्म क्या है GNP का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जोड़ना वही है, वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, बस कहाँ की वस्तुएं जोड़नी है ये याद रखना है हमें। तो देशवासियों द्वारा जो उत्पादित की गई वस्तुएं हैं, बस किसके द्वारा, देशवासियों द्वारा उत्पादित, क्या, चाहे वस्तुएं हो चाहे सेवाएं हो, परिभाषा वही है। अब देशवासियों को मतलब हमारे जो नागरिक हैं, हमारी जो कंपनी है देश की, इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए। एक तो हमारे भारत में कुछ हमारी कंपनी है, तो जितनी भारत की कंपनी उनको तो रहेंगी। हो सकता है यहाँ अमेरिका है विदेश, यहाँ पर हमारी टाटा कंपनी विदेश में काम कर रही है, ठीक है, हमारी रिलायंस कंपनी काम कर रही है यहाँ पर। तो इनका जो उत्पादन यहाँ होगा वो किस में जुड़ेगा, GNP में जुड़ेगा। विदेश में जो भी हमारी कंपनी होंगी, हमारे लोग होंगे, उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाएगा वो GNP का हिस्सा होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ किसको जोड़ रहे हैं, देशवासियों के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है उसको जोड़ रहे हैं, ठीक। अब लेकिन हमारे देश में विदेशी कंपनी भी होंगी, यहाँ विदेशी कंपनी हमारे भारत में होंगी, तो जो विदेशी कंपनियाँ उत्पादन कर रही हैं वो इसमें नहीं जुड़ेगा, GNP में, तो ये नहीं जुड़ेंगी, समझ गए। और GDP में क्या था, देश के भीतर लिखा हुआ था ना, तो देश के भीतर चाहे देसी कंपनी ने किया हो चाहे विदेशी ने किया हो सब जुड़ेगा, क्योंकि सीमा तय हुई है ना देश के भीतर, देश के भीतर कोई भी हो। यहाँ पर हमने क्या लिखा, देशवासियों के द्वारा, तो देशवासी हमारे देश में रहते हो उनका जोड़ेंगे, और हमारे देशवासी अगर बाहर रहते हैं तो उनका जोड़ेंगे, या हमारी कंपनियाँ बाहर हैं तो उनका जोड़ेंगे। ये दोनों के बीच मूलभूत अंतर है, और याद रखेंगे यही कोर कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो ग्रोथ रेट यहाँ पर आप लोग कैसे समझेंगे, ग्रोथ रेट क्या होता है, ये लोग जैसे 2024 में मान लीजिए 100 रुपये की वस्तुओं का उत्पादन हुआ, और 2025 में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, मान लीजिए कि 108 रुपये की वस्तुओं का उत्पादन हुआ 2025 में, तो वृद्धि दर कितनी हुई,
परसेंटेज से निकाल लीजिए। 8 रुपये की वृद्धि हुई तो 8 रुपये ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे 100 रुपये और गुणे 100 करेंगे, 100 कट जाएगा तो ग्रोथ रेट आ गई 8%। ऐसे निकाली जाती है ग्रोथ रेट। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग जीडीपी समझ चुके हैं, मोटी मोटी बात, और कंसेप्ट जो है वो कोर। अच्छा, एक बात यहाँ जो छूट गई, जीएनपी जो आपने निकाला यहाँ पे, जीएनपी का भी नेट निकालना पड़ेगा ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका कैसे निकालोगे? जहाँ जहाँ नेट निकालना है वहाँ क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस, तो जीएनपी से घिसावट माइनस हो जाएगी, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो नेट निकल आएगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक कंसेप्ट आप लोगों को और डाउट करता होगा, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट और जीडीपी का जो कैलकुलेशन अभी आपने ऊपर पढ़ा, सब कुछ वैसे ही होता है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो अब हम उसी का एक सब पार्ट है, क्या है, सब पार्ट जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका है। एक होगा फैक्टर कास्ट पे कैलकुलेट करने का, एक होगा मार्केट प्राइस पर। जोड़ेंगे वही सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस कौन सा मूल्य जोड़ना है ये यहाँ बात हो रही है, फैक्टर कास्ट का जोड़ना है कि मार्केट कास्ट प्राइस का जोड़ना है। फैक्टर कास्ट क्या होता है, पहले आपको फैक्टर पता होना चाहिए। फैक्टर आया फैक्ट्री से, 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इसी से चलता है उद्योग। ये फैक्टर हैं। इन पर जो व्यय होता है, किसी वस्तु का उत्पादन आप कर रहे हैं तो इस पर जो व्यय हुआ वस्तुओं के उत्पादन में, उसी को बोलते हैं फैक्टर कास्ट। मान लीजिए इस पर कुल व्यय हुआ, आपने लैंड खरीदा तो 20 रुपये की लैंड खरीदी, 10 रुपये लेबर खर्च हो गया आपका। ठीक, पूंजी लगाई आपने 20 रुपये की, और एंटरप्रेन्योरशिप 50 रुपये का, ये लाभ हो गया इनका जो कंपनी चला रहे हैं, तो टोटल हो गया 100 रुपये फैक्टर कास्ट। ठीक, जीडीपी हमने निकाली कितनी, 100 रुपये। अब मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? मार्केट प्राइस तक अगर पहुंचना है, फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस के बीच में एक चीज़ आती है, उस चीज़ का नाम है सरकार। इनके बीच में कौन है, सरकार। तो सरकार एक काम करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पार्ले बिस्किट का उत्पादन हुआ, जिसकी कीमत कितनी तय हुई, 100 रुपये। मान लीजिए कितना भी पार्ले बना हो, टोटल कीमत 100 रुपये है, मतलब 10-20 पार्ले बने होंगे, 100 रुपये बने एक साल में, 100 रुपये के पार्ले का उत्पादन हुआ एक साल में। ठीक, फैक्ट्री में अभी सामान रखा हुआ है पार्ले का बिस्किट, अब जाना है मार्केट में, फैक्ट्री से मार्केट जाना है। इस बीच में आती है सरकार। सरकार क्या करेगी, कहेगी ऐसा है, कुछ लगाएंगे हम टैक्स। कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, और ये भी कहती है सरकार की, हो सकता है हम सब्सिडी दे दें कुछ, काम तो दोनों ही कर सकती है सरकार। तो इन दोनों का प्रभाव इस पर पड़ेगा फैक्टर कास्ट से मार्केट तक सामान पहुंचने में, तब बनेगा मार्केट प्राइस। अब देखिए कैसे बनेगा मार्केट प्राइस, कैसे निकालेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इट विल बी इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कास्ट प्लस। अब देखिए किसी भी वस्तु पर जब टैक्स लग जाएगा, पार्ले था उस पर टैक्स लगा, तो सामान का दाम बढ़ेगा कि घटेगा, टैक्स लगने पर सामान का दाम बढ़ता है, तो फैक्टर कास्ट में अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा।
प्लस सब्सिडी जब सरकार देती है तब दाम घटता है कि बढ़ता है? सिलेंडर का देख लीजिए आप लोग, एलपीजी का सिलेंडर आपको मिलता है सब्सिडी, तो जब सब्सिडी मिलता है तो दाम क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पर सब्सिडी को क्या करेंगे? माइनस। ठीक, ये हो गया सूत्र दोनों के बीच रिलेशन का। मतलब ये, अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, जीडीपी नीचे लिख दिया एमपी एट मार्केट प्राइस, तो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर, मैं कर लिख रहा हूँ केवल, और उससे हम सब्सिडी घटा देंगे। ये हो गया सूत्र। कभी कभी सवाल सूत्र से आता है तो आप याद रखेंगे, रिलेशन एकदम क्लियर है। वैल्यू वहाँ दी होंगी, आप इधर उधर करके निकाल लेंगे। मतलब प्लस को इधर, अगर फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस निकालना है या मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट निकालना है तो आप लोग मैथमेटिकल तरीके से निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे यहीं का है, अगर हम इसको वैल्यू फिल कर लेते हैं, सरकार ने टैक्स लिया 12 रुपये का, सब्सिडी दी 5 रुपये की, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर निकालना पड़ा तो क्या होगा? जीडीपी एट फैक्टर कास्ट 100 रुपये था, ठीक, प्लस टैक्स कितना लगा सरकार ने? 12 रुपये, और सब्सिडी दी 5 रुपये की, तो 100 प्लस 12 112, माइनस 5 107 रुपये। तो ये हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम आगे चलते हैं, काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट को लेकर के। फिस्कल डेफिसिट 4.8% सरकार ने प्राप्त कर लिया है, जो अपना टारगेट था। ये 2024 और 25 के टारगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे। फिस्कल डेफिसिट को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। जब भी बजट आता है तो ये बहुत चर्चा में रहता है और क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है। ये होता क्या है? एक शब्द में समझिए तो सरकार द्वारा ली गई कुल उधारी, सरकार द्वारा ली गई कुल उधारी एक साल में। उधारी का मतलब क्या होता है? लोन। मतलब लोन इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ऋण। तो सरकार के द्वारा एक वर्ष में जो ऋण लिया जाता है वही होता है राजकोषीय घाटा। ये परसेंटेज में दिखाते हैं, वो भी जीडीपी का परसेंटेज होता है, जो अभी पढ़ रहे थे ऊपर हम लोग, अभी जीडीपी ख़त्म किया ना, तो ये दिखाया जाता है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दिखाते हैं। कितना बताया गया है? इन्होंने बताया है 4.8% जीडीपी का। अगर हमको जीडीपी का साइज पता हो तब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिस्कल डेफिसिट पता हो राजकोषीय घाटा तो हम जीडीपी का साइज निकाल लेंगे, है ना। तो ये हो गया, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं राजकोषीय घाटा को। सरकार ने 24-25 का टारगेट प्राप्त कर लिया है। ये तो खैर सरकार की बात हो गई। हम इसमें समझते हैं सूत्र के रूप में। कैसे होता क्या है? सरकार के द्वारा जो लोन लिया जाता है, ये बात हमेशा याद रखिए, सरकार जो लोन लेती है वही है राजकोषीय घाटा। सूत्र कुछ भी हो, एक शब्द में याद रखना है कि सरकार जो ऋण लेती है, लोन लेती है, वही है राजकोषीय घाटा। सूत्र होगा, घाटे का मतलब क्या है? खर्चा ज़्यादा है, आता कम है। दूसरी बात ये भी है, तो कुल खर्च में से कुल प्राप्ति अगर घटा दिया जाए, सरकार का कुल खर्च से कुल प्राप्ति घटाया जाए, तब राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। लेकिन कुल प्राप्ति में वो पैसा नहीं लिखना है जो लोन लिया है, ठीक है, जो लोन लिया है। इसको बोलते हैं डेट रिसीट।
डेट रिसीट को क्या बोलते हैं, ऋण प्राप्तियां। इसको ऋण प्राप्ति यहाँ शामिल नहीं करेंगे बस। और स्पष्ट इसको करते हैं, कुल खर्च में से जो प्राप्तियां होती हैं उसको हम किस तरह से देखते हैं। देखिए, प्राप्तियों का, सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं, दो तरीके की प्राप्तियां होती हैं सरकार की। कुल प्राप्तियां जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है राजस्व प्राप्ति, एक होती है पूंजीगत प्राप्ति। ठीक, पूंजीगत प्राप्तियों में दो प्रकार के होते हैं। एक होती है डेट रिसीट्स, जिनको बोलते हैं ऋण प्राप्तियां, और दूसरी होती है गैर ऋण प्राप्तियां। गैर ऋण, ऋण प्राप्ति मतलब जो लोन लिया है, गैर ऋण प्राप्तियां जो लोन बिना लोन वाली हैं। जैसे यहाँ पर कौन सी आएंगी गैर ऋण में, इनके लिए एक शब्द यूज करते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, NDCR, इंग्लिश में है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट्स। मतलब का पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी जो लोन वाली ना हो, मतलब जिनको लौटाना ना पड़े। इसका मतलब सिर्फ ये है। नॉन डेप्ट रिसीट है, इसका मतलब आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। ये कौन सी होती हैं, इसमें दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे सरकार को विनिवेश से जो पैसा मिलता है, विनिवेश से मतलब जैसे सरकार की कंपनी है LIC, LIC में सरकार की हिस्सेदारी है 90-95%, मान लीजिए 95%, और LIC के कुल कीमत मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए है। तो सरकार क्या करेगी, इसमें 5% अगर बेच दे तो कुछ पैसा मिल जाएगा। इसका 5% निकालिए, कितना बनेगा, 50 रुपये, 50 करोड़। तो ये 50 करोड़ सरकार को मिलेंगे। तो ये सरकार का लोन थोड़ी ना है, क्योंकि तो सरकार की अपनी कंपनी थी, बेचा और मिल गया। तो ये हो गया। प्लस सरकार को जो ऋण की वापसी होती है, ऋण की वापसी कौन सी, अरे भाई सरकार भी तो लोन देती है किसी न किसी को। मान लीजिए कि यूपी सरकार को या राजस्थान सरकार को ऋण दिया होगा, इन्होंने ऋण का भुगतान किया सरकार को, केंद्र सरकार को, तो ये उसका गैर ऋण प्राप्तियां हैं। ऋण प्राप्तियां कौन सी होती हैं, इनको चुकाना पड़ता है, ऋण वाला है ना भाई, लोन लोगे तो चुकाना तो पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सरकार की कुल प्राप्तियों में दो चीज़ें शामिल हैं। अब यहाँ हम क्या शामिल करेंगे, देखिए कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति प्लस ये वाला पोर्शन हटा देंगे, ऋण वाला, गैर ऋण प्राप्तियां लिख देंगे यहाँ पे। ये हो गया सूत्र। कुल खर्च से राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण प्राप्ति अगर घटा देते हैं तो सरकार का राजकोषीय घाटा आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक और आता है यहाँ पर, प्राथमिक घाटा पूछा जाता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, एक तो होता है राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ये कौन सा ब्याज है, तो सरकार ने जितना उधारी लिया है वो ये हो गया राजकोषीय घाटा। इसमें से सरकार कुछ ब्याज का भुगतान करती है, मतलब सरकार ने उधारी लिया किस वर्ष, मान लीजिए कि हम 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक।
और इस वर्ष लिया सरकार ने उधारी 15 लाख करोड़ का। लेकिन सोचो 2025 में लिया है तो 2024 में नहीं लिया होगा, 2023 में नहीं लिया होगा, सब में लिया हुआ है। तो 24 में मान लिया है 10 लाख करोड़ का, 23 में लिया है 5 लाख करोड़ का, टोटल जोड़ लीजिए 15 लाख करोड़। फॉर एग्जाम्पल में सब चल रहा है, ठीक है। 15 लाख करोड़ का लोन हो गया। अब लोन लिए हैं तो ब्याज तो देना पड़ेगा ना बाबू। जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो ब्याज देना पड़ता है, तो लोन लिया है सरकार ने तो ब्याज देना पड़ेगा। ये वही वाला ब्याज है। मतलब ये 2025 में जब हम प्राथमिक घाटा जो कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो 2025 में जो हमने राजकोषीय घाटा उठाया, राजकोषीय घाटा क्या है, सरकार ने जो लोन लिया 2025 में, उस लोन का वह हिस्सा जो सरकार ने पिछले वर्षों का ब्याज भुगतान में झुकाया है, पिछले वर्ष में जो लोन लिया था उस पर जो ब्याज देना पड़ा वो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। कोई डाउट? ब्याज भुगतान कौन सा है, पिछले वर्षों में लिए गए ऋण पर, पिछले वर्षों में लिए गए ऋण पर ब्याज है। ये हो गया आपका प्राथमिक घाटा। लास्ट एक घाटा और बचता है आपका राजस्व घाटा, जो आपसे पूछा जाता है। राजस्व घाटा सीधा सा बात है, इसमें राजस्व खर्च, राजस्व का खर्च और राजस्व की प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति, इसको सही कर लेंगे आप लोग, राजस्व। राजस्व घाटा क्या होता है, जब राजस्व का खर्चा ज़्यादा हो प्राप्तियाँ कम हो, दैट इज राजस्व घाटा। तो ये ओवरऑल टॉपिक ख़त्म करते हैं हम लोग, बजट से जुड़ा हुआ था, और इसी के साथ ये क्लास भी ख़त्म होती है। थैंक यू।